बड़ी खबर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी की टीम पहुंची है। इस बात की पुष्टि खुद अमानतुल्लाह खान ने की है। अमानतुल्लाह खान ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि जिस तरीके से उनके नेता अरविंद केजरीवाल और अन्य नेताओं को झूठे मामले में फंसाकर जेल में डाला गया, उसी तरह से अब उनको भी गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आम आदमी पार्टी के विधायक है अमानतुल्लाह खान और उनके घर पर ईडी की टीम पहुंची है। ऐसे में अमानतुल्लाह खान ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि उनके घर पर ईडी की टीम पहुंची है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। तो अमानतुल्लाह खान इस वक्त ईडी के निशाने पर हैं और उनके घर पर कार्रवाई करने के लिए ईडी की टीम पहुंची है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं के भी बयान और उनकी प्रतिक्रिया भी आई है, लेकिन अमानतुल्लाह खान के घर पर अब ईडी की टीम पहुंची है, इसकी जानकारी खुद उन्होंने दी है। आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक है अमानतुल्लाह खान और उनके घर पर अब ईडी ने दबिश दी है। छापेमारी की जा रही है खान के घर पर और इसको लेकर उन्होंने कहा है कि राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। जिस तरह से झूठे मामले में अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं को फंसाया गया, उसी तरह से मेरे घर पर भी ईडी की टीम पहुंची है। फिलहाल ईडी की टीम इस वक्त कार्रवाई में जुटी हुई है। साल से मुस्तकिल ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुकदमात लगा रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई उलझन परेशानी खड़ी कर रहे हैं और मुझे ही नहीं मेरी पूरी पार्टी को। मुख्यमंत्री जी जेल के अंदर हैं, अभी मुख्यमंत्री जेल से आए हैं, संजय सिंह जेल से आए हैं और सत्येंद्र जैन जेल में हैं और अब ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। सिर्फ इनका मकसद है कि हम लोगों को तोड़ना और हमारी पार्टी को तोड़ना। तो मैं आप लोगों से, ओखला की आवाम से अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करता हूं और ये आपको वादा करता हूं कि जो भी काम अधूरे हैं वो मैं और मेरी पूरी टीम और मेरी पूरी पार्टी, मेरी पूरी सरकार एक एक काम आप लोगों को कराएंगी। आप लोगों को परेशान या घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग टूटने वाले इनसे नहीं हैं, ना हम इनसे झुकने वाले हैं, ना हम इनसे डरने वाले हैं। जेल भेजेंगे, जेल जाने के लिए हम तैयार हैं और पूरी तरह से मुझे उम्मीद है कोर्ट पर कि जिस तरह से अब से पहले इंसाफ कोर्ट से हमें मिला है, इस बार भी इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। बस आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग दुआओं में मुझे याद रखें और जिस तरह से आपने साथ दिया उस तरह साथ रखें। एक ऐसे मुकदमे में जो कि पूरी तरह से फर्जी है, एक ऐसा मुकदमा जो सीबीआई के अंदर भी चल रहा है, जो एसीबी में भी है और अब ईडी में भी उसको ये ले आए और वो 2016 से वो मुकदमा चल रहा है, जिसमें खुद सीबीआई ने ये कहा है कि किसी भी किस्म का कोई भी भ्रष्टाचार या लेन देन नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी ये लोग जो हैं फर्जी एक मुकदमा मेरे ऊपर लगाया और न जाने कितने मुकदमे मेरे ऊपर हैं, तो उसमें से एक ये भी है। तो इसमें ये मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मैं शर्मिंदा हूं और मैं मायूस हूं। मायूसी बिल्कुल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी फैमिली है, पूरा घर, और आप लोग मेरी पूरी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और इलाके के एक एक काम मेरे कार्यकर्ता, मेरी सरकार आप लोगों का कराएगी। शुक्रिया। तो अमानतुल्लाह खान को आपने सुना, उन्होंने कहा कि फर्जी मुकदमा दायर कर मुझे फंसाया जा रहा है और हम टूटने वाले नहीं है, यानी कि आम आदमी पार्टी टूटने वाली नहीं है, बिखरने वाली नहीं है, मजबूती के साथ स्टैंड अपना वो लेंगे। और इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि ईडी की निर्दयता देखिए। अमानतुल्लाह खान पहले ही ईडी की जांच में शामिल हो चुके हैं और आगे की जांच के लिए समय मांगा था। उनकी सास कैंसर से पीड़ित हैं और उनका ऑपरेशन हुआ है, फिर भी ईडी की टीम सुबह सुबह उनके घर पर छापा मारने पहुंच गई। अमानतुल्लाह के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन मोदी की तानाशाही और ईडी की गुंडागर्दी लगातार जारी है। सुनिए जरा। एसीबी ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार करने के बाद उनको जब जमानत मिली, उसमें भी ये कहा गया कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ रिश्वतखोरी के, भ्रष्टाचार के कोई सबूत नहीं है। ये एसीबी से मिली जमानत में लिखा हुआ है। इसके बाद
ईडी अपना केस खत्म नहीं करती। 2023 में अमानतुल्लाह खान के घर पे छापेमारी करती है। ईडी ने अपने दफ्तर में बुला के 13 घंटे तक अमानतुल्लाह खान से पूछताछ की और आज उसी मामले में 2016 के मामले में आज फिर धावा देने के लिए ईडी पहुंच गई है। आप लोगों को शर्म नहीं आती? ये आपकी जांच है। एक मामले की 3 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जांच कर रही है। 2 एजेंसी की जांच में कुछ मिला नहीं। आपकी जांच में कुछ आज तक साबित हुआ नहीं। पहले 13 घंटे की पूछताछ कर चुके हो। उसके बाद आपने घर पे पहले भी एक बार छापेमारी कर ली है। फिर दोबारा चुनाव के ठीक पहले दिल्ली के अंदर आप दिल्ली का माहौल बिगाड़ने के लिए बीजेपी के हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हो। तो मैं समझता हूं कि ईडी वालों को अपनी कार्रवाई पर ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से बार बार तुम लोगों को लताड़ पड़ रही है, बावजूद इसके सिर्फ और सिर्फ मोदी के कठपुतली बन के रह गए हो। ये ठीक नहीं है और पूरी आम आदमी पार्टी इस मामले में मोदी सरकार को चेताना चाहती है कि तुम ये जो हथकंडे अपनाना चाहते हो अपनाओ। तुम्हारे सामने आम आदमी पार्टी किसी भी रूप से झुकेगी नहीं, लड़ती रही है, लड़ती रहेगी। तो संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी ना झुकेगी, लड़ती है, लड़ती ही रहेगी। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, दिल्ली से ये तस्वीरें सामने आई है और ये अमानतुल्लाह खान का घर है जहां पर ईडी की टीम पहुंची है सुबह सुबह और लेन देन के मामले में ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। छापा पड़ा है ईडी का। इस वक्त दिल्ली के घर में ईडी की टीम पहुंची है। हालांकि सबको लेकर अमानतुल्लाह खान ने कहा है कि उनको राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है और ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह को भी आपने सुना, जिन्होंने कहा कि ये पुराना मामला जिसमें पहले ही अमानतुल्लाह खान जो है सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर चुकी है, अब ईडी जांच कर रही है, पहले ही लंबी पूछताछ हुई है। इसको लेकर बीजेपी पर भी उन्होंने निशाना साधा है। तो कुल मिलाकर ईडी की कार्रवाई को लेकर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का भी बयान सामने आया। सचदेवा ने कहा कि जिसने गलत किया है उसे जवाब देना होगा। लगते हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड जैसी संस्था में भ्रष्टाचार करने वाले, गबन करने वाले अमानतुल्लाह खान, जो गाहे बगाहे अपनी गुंडई के लिए चर्चा में भी रहते हैं, आज जब जांच एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है तो अब देखिए चारों तरफ हो हल्ला। अरे अगर आपने चोरी की है, अपराध किया है, तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस देश में कानून का शासन है और कानून मियां सबके लिए बराबर है। आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। आज से बीजेपी का महासदस्यता अभियान जिसकी शुरुआत होने जा रही है। शाम 5 बजे से शुरू होगा देश भर में यह अभियान। बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी आज से महासदस्यता अभियान की शुरुआत कर रही है। शाम 5 बजे से इस अभियान की शुरुआत होगी। पीएम नरेंद्र मोदी पहले सदस्य होंगे इस अभियान के। जेपी नड्डा पीएम नरेंद्र मोदी को सदस्य बनाएंगे। हर 5 साल बाद बीजेपी सदस्यता अभियान चलाती है और देश भर में अभी बीजेपी के 18 करोड़ सदस्य हो चुके हैं। तो बीजेपी का ये सदस्यता अभियान आज से शुरू होने जा रहा है। पीएम मोदी पहले सदस्य बनेंगे और शाम 5 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद पीएम नरेंद्र मोदी को सदस्य बनाकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। गौरतलब है कि बीजेपी हर 5 साल बाद सदस्यों को फिर सदस्य बनाने की परंपरा को जारी रख रही है और विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी ने इस बार 48 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य तय रखा है। और इससे पहले ही बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह भी कहा है कि जो लोग बीजेपी से जोड़ना चाहते हैं, उनकी नीति को फॉलो करना चाहते हैं, तो वो इस सदस्यता अभियान का हिस्सा हो सकते हैं। बीजेपी ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था, उसके तहत लोग अपनी पूरी डिटेल पार्टी को देंगे। उसके बाद पार्टी उन्हें सदस्यता ग्रहण करवाएगी, यानी कि बीजेपी की सदस्य बनाएगी। तो बीजेपी का सदस्यता अभियान आज से शुरू हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी पहले सदस्य बनेंगे और पार्टी में एक परंपरा रही है कि 5 साल में सदस्यता अभियान जो है हर 5 साल में किया जाता है। तो ऐसे में पहले जो मेंबर है वो दोबारा से सदस्य बन सकता है। इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनेंगे। जेपी नड्डा
उन्हें सदस्य बनाएंगे। ऐसे में जो बीजेपी का ये सदस्यता अभियान है जो आज से शुरू होने जा रहा है, कुछ बड़ी बातें आपको बता देते हैं इस वक्त क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, मिस्ड कॉल, नमो ऐप, वेबसाइट और क्यूआर कोड से स्कैन करके आप सदस्य बन सकते हैं। मौजूदा समय में बीजेपी के 18 करोड़ सदस्य हो चुके हैं। तो 2 सितंबर यानी कि आज से सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है और 2 सितंबर से सभी मेंबर्स को एक बार फिर से सदस्यता लेनी है, इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी पहले मेंबर होंगे। इस बार 48 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट किया है और पीएम नरेंद्र मोदी पहले सदस्य होंगे जिन्हें जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें सदस्य बनाएंगे। और सोमवार शाम 5 बजे से सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। देश भर में इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पीएम नरेंद्र मोदी को आज पहला सदस्य बनाते हुए इस अभियान की शुरुआत करेंगे। तो अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं तो मिस कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप के जरिए भी आप सदस्यता अभियान जो है उसमें जोड़ सकते हैं और मेंबर बन सकते हैं बीजेपी के। इसके अलावा एक क्यूआर कोड भी है, उसको भी स्कैन करके आपको अपनी पूरी डिटेल देनी होगी और उसके बाद आप बीजेपी से जोड़ सकते हैं। उसकी नीति और उसके जो आगे के रोड मैप है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो बीजेपी की ये जो एक और शुरुआत देखी जा रही है सदस्यता अभियान के जरिए, आज शाम से इसकी शुरुआत होगी। अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय महाराष्ट्र का दौरा है। आज से 4 सितंबर तक महाराष्ट्र में रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सिम्बायोसिस के दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगी। बड़ी खबर इस वक्त की राष्ट्रपति का 2 दिवसीय महाराष्ट्र का दौरा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 4 सितंबर तक महाराष्ट्र में होंगी और महाराष्ट्र में सिम्बायोसिस के दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगी। 4 सितंबर को लातूर में बुद्ध विहार का उद्घाटन भी करने वाली है और इसके अलावा कई अन्य कार्यक्रम हैं राष्ट्रपति के जिसमें वो शामिल होंगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 से 4 सितंबर तक महाराष्ट्र का दौरा करने वाली हैं। महाराष्ट्र की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 से 4 सितंबर 2024 तक महाराष्ट्र में होंगी और भारत की राष्ट्रपति 2 सितंबर को राष्ट्रपति वारणा नगर कोल्हापुर में श्री वारणा महिला सहकारी समूह में स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगी। 3 सितंबर को राष्ट्रपति पुणे में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल जो दीक्षांत समारोह है उसमें पहुंचेंगी। अब चलिए आपको बता देते हैं कि महाराष्ट्र का जो दौरा है राष्ट्रपति का क्या कुछ होना है। 2 सितंबर को कोल्हापुर में श्री वारणा महिला सहकारी जो सम्मेलन है उसमें शामिल होंगी। पुणे में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल के 21वें दीक्षांत समारोह में भी मौजूद होंगी। साथ ही साथ महाराष्ट्र विधान परिषद के शताब्दी वर्ष समारोह में भी शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और 4 सितंबर को राष्ट्रपति उदगीर लातूर में बुद्ध विहार का उद्घाटन करने वाली हैं। तो ये तमाम कार्यक्रम जो है राष्ट्रपति के तय किए गए हैं और इन कार्यक्रमों के जरिए आपको ये बता दें, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के लाभार्थियों की एक सभा को भी संबोधित करेंगे राष्ट्रपति। तो ये वो तमाम कार्यक्रम हैं और इन्हीं कार्यक्रमों से जोड़कर महाराष्ट्र को एक और गति भी यहाँ पर मिलेगी। साथ ही साथ शासन आपलायदारी और मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के लाभार्थियों की एक सभा को भी संबोधित करने वाली हैं। तो कई ये कार्यक्रम हैं और इन कार्यक्रमों में आज से 4 सितंबर तक राष्ट्रपति महाराष्ट्र के दौरे पर होंगी, इन कार्यक्रमों में शामिल होंगी। अब बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं। आज से बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र का आगाज होने जा रहा है। 2 दिनों तक ये विधानसभा का विशेष सत्र चलेगा। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि रेप विरोधी कानून पारित करने के लिए ये विशेष सत्र बुलाया गया है और सत्र के रेप विरोधी कानून पर चर्चा होनी है। रेप विरोधी कानून में दोषियों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान होगा। इसको लेकर लगातार ममता सरकार जो है अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आई है। पश्चिम बंगाल के संसदीय कार्य मंत्री सोबन देव चट्टोपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है जिसमें रेप के दोषियों को मृत्यु दंड देने का प्रावधान करने वाले विधेयक को पेश करने और पारित करने का प्रावधान है। वहीं अध्यक्ष बिमान बैनर्जी ने कहा है कि विधेयक को विशेष सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को चर्चा और पारित के लिए पेश किया जाएगा। बता दें ये कदम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उस घोषणा के एक दिन बाद उठाया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि रेप के दोषियों को मृत्यु दंड सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कानूनों में संशोधन को अगले सप्ताह राज्य विधानसभा में पारित किया जाएगा।
तो ममता सरकार जो है रेप विरोधी कानून लेकर आने वाली है। विशेष सत्र जो है वो लेकर आया जा रहा है आज, इसीलिए ये विशेष सत्र बुलाया गया है। अब बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र रेप विरोधी कानून को पारित कराने के लिए लाया जा रहा है। ऐसे में ये जरूरी है कि इस कानून में आखिर क्या क्या प्रावधान है जिसे समझना चाहिए। तो ममता सरकार जो कानून पारित कराना चाहती है उसमें देखिए रेप विरोधी कानून में सबसे पहले क्या क्या प्रावधान है वो जान लेते हैं। रेप के दोषियों की जल्द गिरफ्तारी हो, ये इस कानून में होगा। 10 दिन के अंदर मामले की पूरी जांच और सुनवाई होनी चाहिए, ये भी इस कानून के अंतर्गत लाया गया है। 10 दिन के अंदर आरोपी को फांसी की सजा हो, तो रेप विरोधी कानून में ये प्रावधान जो है वो रखे गए हैं और इसे आज सदन के पटल पर रखा जाना है। अब सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और फिर उसकी हत्या के बाद बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। ऐसे में आज विधानसभा के विशेष सत्र को, जो कि रेप कानूनी विरोधी कानून जो पारित कराने के लिए सत्र बुलाया गया, उसमें बीजेपी का क्या रुख होने वाला है वो जान लेते हैं। देखिए, पहला ये है कि बीजेपी विधेयक का समर्थन कर सकती है इसमें, क्योंकि रेप विरोधी कानून है। ममता के इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है और ऐसे में सत्र में ये मांग भी उठाई जा सकती है। टीएमसी के साथ सहमत ना होने पर वॉकआउट कर सकती है भारतीय जनता पार्टी आज इस 2 दिन के विशेष सत्र में। तो ये 3 बातें, और विशेष सत्र में बीजेपी का रोल जो है अभी तक यही नजर आ रहा है। ऐसे में जो ये रेप विरोधी कानून है, इसको लेकर ममता सरकार ने पहले ही कह दिया था कि वो इसे सदन के पटल पर रखेंगी और कोशिश ये है कि इस कानून में जल्द से जल्द सुनवाई, गिरफ्तारी और सजा, ये तीनों बातें बेहद अहम है। और इसी को लेकर ये रेप विरोधी कानून जो है पश्चिम बंगाल में लाने की तैयारी ममता सरकार ने कर ली है। तो जिस तरह से कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ जो बर्बरता की गई, उसके बाद से ही देश भर में आक्रोश देखने को मिला और इसीलिए अब ये रेप विरोधी कानून जो है वो पश्चिम बंगाल में लाया जा रहा है। और चलिए अब बात कर लेते हैं चुनाव की। आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की 2 बैठक है और 2 हाफ में ये केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है। पहले हाफ में जम्मू कश्मीर चुनाव पर चर्चा होगी और दूसरे हाफ में हरियाणा चुनाव पर मंथन किया जाना है। बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जानी है। 3 सितंबर को कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जारी कर सकती है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की कि कांग्रेस एक बार फिर से मंथन का दौर उसका शुरू होने जा रहा है। आज 2 पालियों में 2 शिफ्ट में जो है वो चर्चा होगी। पहला ये कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होनी है और दूसरे हाफ में हरियाणा चुनाव को लेकर चर्चा की जानी है। तो ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस लगातार ये मंथन कर रही है, उम्मीद यही है कि कल तक हरियाणा चुनाव को लेकर पहली लिस्ट आ जाए। केंद्रीय चुनाव समिति से पहले कांग्रेस लगातार 4 दिन स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कर चुकी है। बैठक में जम्मू कश्मीर हरियाणा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा भी पूरी हो गई है। कुछ नाम तय किए गए हैं और माना जा रहा है कि कुछ पर मुहर भी लग सकती है। क्या कुछ कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी से बाहर निकलकर सामने आया? देखिए, 3 दर्जन विधानसभा सीटों पर सिंगल नामों के पैनल बनाए गए हैं। अभी तक बैठक और मंथन में यह हुआ है। बाकी विधानसभा सीटों पर 2 से 4 दावेदारों के नाम शामिल हैं। अभी तक कांग्रेस यहां तक पहुंच गई है कि 2 से 4 नामों को तय करते हुए दिख रही है। आज बाकी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम छांटे जाएंगे। आज भी मंथन का दौर, आज भी कैंडिडेट्स के लिए चर्चा होनी है कि किसको कहां कैसे टिकट दिया जाना है। इस बार आज चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से कांग्रेस जो है आज बैठक करेगी। 2 शिफ्ट में बैठक होगी। पहली जम्मू कश्मीर को लेकर होनी है और दूसरी हरियाणा चुनाव को लेकर होनी है। इस वक्त हरियाणा की अगर बात करें तो कांग्रेस के लिए कांटे की टक्कर वहां पर एक तो जो वहां क्षेत्रीय दल है उनके लिए भी है और इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी भी है। जो भारतीय जनता पार्टी पहले से ही दमखम के साथ चुनावी मैदान में नजर आ रही है। और जब कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हुई, हरियाणा कांग्रेस के इंचार्ज दीपक बावरिया से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। सूची मैं समझ रहा हूँ परसों तक आपको मिलनी चाहिए। सर, मौजूदा विधायकों को लेकर भी चल रहा था, जिस तरह से अध्यक्ष ने कहा था कि अगर उनके अगेंस्ट एक्टिव कमेंसी है, गोपनीयता कम है, तो उनकी टिकट कट सकती है। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि मौजूदा विधायकों की भी टिकट कट सकती है?
उम्मीद कर सकते हैं कि मौजूदा विधायक ज़्यादातर सब लोग जो है रिपीट हो जाएंगे, मगर उसमें जिसकी भी कमजोरी है तो निश्चित रूप से उसका भी आकलन किया जाएगा। सीएम के नाम की घोषणा पहले ही कर देंगे चुनाव से? अभी सीएम के नाम की घोषणा कर देंगे? नहीं भैया, अभी तो कोई दरखास्त नहीं है मेरे पास। आपके नाम की करवा दूं? सर अभी कई दावेदार मिले थे जो ये कह रहे कि टिकट नहीं मिली तो हम फिर बागियों के चुनाव लड़ेंगे। किसने किया आपको? नहीं, आपके मन से उठ रहा है। बाकी कांग्रेस का कोई भी एक भी कैंडिडेट, एक भी वर्कर कह नहीं सकता है। हो सकता है कि कोई बीजेपी से आया हुआ कोई बंदा हो, बीजेपी ने यहाँ प्लांट किया हुआ बंदा बोल सकता है, बाकी कोई नहीं बोला है। तो दीपक बावरिया को सुना आपने, कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के इंचार्ज है। उन्होंने आज तक का संकेत दिया है कि पहले लिस्ट जो है वो आ सकती है। ऐसे में अब आपको बताते हैं कि अगर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति के बैठक में उम्मीदवारों के नाम तय होते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या रहने वाला है, किसे टिकट मिल सकता है और किसे नहीं मिल सकता, और सीएम फेस कौन हो सकता है। हालांकि सीएम फेस को लेकर अभी दीपक बावरिया ने कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं। सांसदों को विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं, ये अभी तक मंथन में निकलकर सामने आया है। सूत्रों के हवाले से खबर भी मिल रही है, चुनाव हारे दागी नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा। तो लगभग भारतीय जनता पार्टी का जो फॉर्मूला है वो मिलता जुलता यहाँ पर नजर आ रहा है। पार्टी छोड़ फिर शामिल हुए नाम खारिज होंगे, बिना चुनाव लड़े भी सीएम फेस हो सकता है। देखिए, अगर किसी ने चुनाव नहीं लड़ा लेकिन मजबूत कैंडिडेट है तो टिकट मिल सकता है। मौजूदा विधायकों के टिकट कटे ये जरूरी नहीं है। ये अभी तक कांग्रेस के लिए टिकट बंटवारे का फॉर्मूला है कि जो मौजूदा विधायक है हो सकता है कि वो मजबूत कैंडिडेट है, इसीलिए उसका टिकट कटे, ये जरूरी नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें कि देखिए, हरियाणा 2019 के नतीजे क्या रहे। बीजेपी 40 सीटें, कांग्रेस 31 सीटें, जेजेपी को 10 सीटें मिली थी, इनेलो को 1 सीट मिली थी और अन्य के खाते में 8 सीटें गई थी। तो ये हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 का हम आपको बता रहे हैं। 2024 की अगर हम बात करते हैं, कुल वोटर्स की संख्या क्या है, 2 करोड़ 1 लाख है और ऐसे में 1 करोड़ 6 लाख वोटर्स यहाँ पर 95 लाख महिला वोटर्स हैं। हरियाणा अगर हम क्षेत्र को देखते हैं, राज्य को देखते हैं, 4,52,000 फर्स्ट टाइम जो वोट करने वाले जो वोटर्स होंगे वो निकलकर सामने आ रहे हैं। नए पोलिंग बूथ की जो संख्या है वो 817 यहां पर तैयार की गई है। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की बात करते हैं वोटर्स को लेकर, तो खासा उत्साह भी देखा जा रहा है और ऐसे में जो नए वोटर्स हैं उनसे उम्मीद जताई जा रही है कि उनके वोट इस बार उस कैंडिडेट्स के लिए होंगे जो हरियाणा में सबसे अच्छा जिसने काम किया है। इसके अलावा जो हरियाणा के विकास को लेकर यहाँ किसानों पर सबसे ज्यादा फोकस जिस पार्टी ने किया है, हो सकता है कि उन पर नए जो वोटर्स हैं उनको ये पार्टियां जो है लुभा सकती हैं। फिलहाल इस वक्त मंथन का दौर चल रहा है और लगातार चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस मंथन करती हुई नजर आ रही है। दोनों पार्टियां, आज भी कांग्रेस की 2 बैठकें होंगी। पहली पाली जो है उसमें जम्मू कश्मीर को लेकर बैठक होनी है और दूसरी पाली में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक होनी है। तो कुल मिलाकर इससे पहले के जो नतीजे देखे उन नतीजों के हिसाब से 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। इसीलिए इस बार कांग्रेस और जबरदस्त तैयारियों के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। इसीलिए अपने फॉर्मूले पर लगातार कांग्रेस काम करती हुई नजर आ रही है कि टिकट जिसको देना है बहुत सोच समझकर, ऐसा कैंडिडेट ना हो जो पार्टी के खिलाफ बोलता रहा हो, बगावती हो। और इसके साथ ही साथ ये भी फॉर्मूले में तय किया गया है कि जो दोबारा पार्टी में शामिल हुआ है, इससे पहले पार्टी को छोड़कर पार्टी में शामिल हुआ है, उसको भी टिकट नहीं दिया जा सकता। लेकिन जो एक नया चेहरा है, दावेदार है और मजबूत कैंडिडेट है, वो उसको टिकट मिल सकता है। साथ ही साथ वो सीएम फेस भी बनाया जा सकता है। तो फिलहाल सीएम फेस को लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा रहा, अभी इस पर मंथन भी चलेगा। लेकिन हाँ, बाकी अलग अलग क्षेत्रों में किस कैंडिडेट्स को कैसे कहां से उतारना है, इस पर लगातार मंथन किया जा रहा है। और इसी को लेकर आज भी कांग्रेस जो है अपने पैनल में 2 शिफ्टों में मीटिंग करने वाली है और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की भी तैयारियां, हरियाणा चुनाव की भी तैयारियां जबरदस्त कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है। सिर पर चुनाव है, वक्त बहुत कम है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होने हैं। तो कुल मिलाकर 90 सीटों पर चुनाव कराए जाने हैं और हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव होगा।
तो इस वक्त आपको बता दें कि पहले 1 अक्टूबर को चुनाव होना था हरियाणा में चुनाव, लेकिन वहां पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने भी इसमें बदलाव की मांग की थी और उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। 5 अक्टूबर को हरियाणा चुनाव होना है।